दोस्तों, यूक्रेन के कपिल शर्मा कहे जाने वाले ज़ेलेंस्की की एक बात पर तो दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों का हौसला बनाए रखा, अपने देश के नागरिकों के साथ में खड़े रहे, चाहे फिर जैसी भी स्थिति हो। यहां तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो अपना देश छोड़कर सिंगापुर भाग गए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज लगभग युद्ध होते हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। भले ही यूएसए, कनाडा या फिर कई यूरोपियन कंट्रीज ने वेपन सप्लाई किए हुए हैं यूक्रेन के अंदर रशिया से लड़ने के लिए, लेकिन फिर एक इंसान के तौर पर जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है। G7 समिट अब तक लगभग 2 बार हुए हैं जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ है। एक बार टोक्यो के अंदर हुआ, जापान के अंदर, और फिर दूसरी बार जो है वो इटली के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुलाकात भी हुई, लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया था कि हम किसी भी तरीके का युद्ध जो है वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रशिया भी शांत रहे और यूक्रेन भी शांत रहे। हम लोग एक पीसफुल कम्युनिटी जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपनी फॉरेन विजिट जो है वो अनाउंस कर दी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात पर तो हम लोगों को वाकई में एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो रखना पड़ेगा कि कई ऐसी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जहां पर पहली बार विजिट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इजराइल का एग्जाम्पल हमारे पास में जबरदस्त है। पहली बार कोई इंडियन पीएम जिन्होंने इजराइल का विजिट किया वो पीएम मोदी ही थे। पीएम मोदी ही थे जिन्होंने एक इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो लाहौर के अंदर करवाई थी और पाकिस्तान का विजिट भी किया था। लेकिन ये जो विजिट है यूक्रेन के अंदर वो कब होने वाला है? जब यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे मतलब 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। इस दिन ही 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन जो था वो रशिया से, यूएसएसआर से अलग हुआ था। और केवल यूक्रेन ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो कि रशिया से अलग हुए थे, मतलब यूएसएसआर से अलग हुए थे और आज जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच लेकर आया हूं। 10,000 एमसीक्यू टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। लाइव क्लासेस होगी। इसमें हम लोग 12 अगस्त से इस बैच को शुरू करने वाले हैं। क्विज भी आप लोगों के लिए कंडक्ट होगा टेलीग्राम के ऊपर। जबरदस्त बैच है। कूपन कोड आप लोग को यूज करना है 1000, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। तो 12 अगस्त पहले इस बैच से जरूर जुड़ जाइए। बहुत जबरदस्त मेहनत इसमें लगने वाली है और आप लोग को पता है कि मैंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया है। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया था। अगर जो भी विद्यार्थी पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर हट जाइए, क्योंकि वो कभी भी आपको एग्जाम के अंदर पास नहीं करवा सकती है। वो आपको हमेशा डिस्टर्ब रखेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गार्बेज जो है वो हमेशा इंसर्ट करती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को भी एक्सेप्ट करें और इसके साथ में आप एग्जाम्स की भी तैयारी करें। ये मान के चलिए कि 75 दिनों के अंदर आप लोग एग्जाम की तैयारी करें और ऐसे एडिक्शन से भी दूर रहें, तब जाकर एग्जाम जो है वो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है इस चैलेंज को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी क्लोज की एप्लीकेशन पर जाकर। लेकिन फिर रशिया के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं? देखिए, इंडिया वो एक ऐसा कंट्री था 1947 के अंदर बहुत सारे देश कतरा रहे थे कि इंडिया को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे। फिर रशिया जो है वो सबसे पहला कंट्री बनता है जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। इसलिए बहुत पुराना मित्र जो है वो रशिया हमारे साथ में है। लेकिन जैसे ही यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है उसके बाद में भारत जो है वो अपनी बैलेंसिंग की कंडीशन में आ चुका था। भारत ये चाहता था कि वो एक तरफ से रशिया को भी बैलेंस करे और दूसरी तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर यूएसए या फिर कनाडा हो, इनको बैलेंस करे। तो भारत ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत अच्छा रोल जो है वो भारत का रहा था, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया था। लेकिन 2022 का वो वक्त जब रशिया से भारत ने ऑयल इंपोर्ट किया था, रशिया ने ये कहा था कि हम आपको बहुत सस्ते दाम के अंदर जो है वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको भेज सकते हैं, बस आपकी हिम्मत होनी चाहिए। इंडिया ने हामी भरी कि हम जो है वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। फिर रिलायंस कंपनी इसके बराबर आकर खड़ी हुई। रिलायंस कंपनी ने उसको वापस से रिफाइन किया ऑयल को और यूरोप के अंदर भेज दिया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा रखे थे। इसलिए
ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था और जो भी गुड्स थे उनको इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था रशिया, इसलिए भारत एक पुराने मित्र के तौर पर जो है वो सामने निकल कर आया। लेकिन क्या इस बात से सभी देश जो है वो खुश थे? बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि यूएसए जो था वो भारत से बड़ा नाराज था कि भारत ने आखिरकार रशिया से ऑयल इंपोर्ट क्यों किया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि यूएसए जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से यूएसए और रशिया जो है वो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, इसलिए यूएसए बड़ा नाराज था। इसलिए हमने वापस से इसी कंडीशन को बैलेंस किया और जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से उसको कट किया और फिर वापस से हमने इंडिया ने यूएस से ऑयल को इंपोर्ट किया। मतलब रशिया से भी ले लिया और यूएसए से भी ले लिया, दोनों की कंडीशन को बैलेंस किया और यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज को भी हमने खुश कर दिया, क्योंकि वो जो ऑयल हमने इंपोर्ट किया था रशिया से उसको एक्सपोर्ट कहां पर कर दिया? यूरोप के अंदर कर दिया। चलिए एक बार हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट को देख लेते हैं। देखिए मोदी जी जब 2014 के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो सबसे पहला ही उनका विजिट जो है वो भूटान को लेकर रहता है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है सबसे पहले उनको ही जो है वो तवज्जो दूंगा, इसलिए भूटान को विजिट किया था। लेकिन पहली बार विजिट करने वाले 37 कंट्री पीएम मोदी के सामने थे। तो पीएम मोदी जो थे उन्होंने पहली बार विजिट किया था इन कंट्रीज को। 2 बार विजिट किया था अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया। 3 बार विजिट किया, लेकिन सबसे ज्यादा बार विजिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स को। लगभग 8 बार विजिट जो है वो पीएम मोदी ने किसको किया है? यूनाइटेड स्टेट्स को किया है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अस्तित्व में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहली विजिट उनकी भूटान की रहती है, फिर ब्राजील की, फिर नेपाल की, फिर जापान की, फिर यूएस की और उसके बाद में म्यांमार की, और बहुत सारी विजिट जो है वो रहती हैं। यहां पर अगर हम लोग 2015 की बात करें तो एक सरप्राइजिंग विजिट जो थी वो पाकिस्तान के अंदर भी थी। पाकिस्तान मतलब वो गए तो अफगानिस्तान थे, लेकिन लौटते वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है आज चाय नाश्ता जो है हम लोग लाहौर के अंदर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि यूनाइटेड इंडिया मतलब एक यूनियन इंडिया का सपना देखा जाए, जिसके अंदर जो पुराना वाला 1947 से पहले वाला जो इंडिया था उसको वापस यूनाइट किया जाए। इसलिए हो सकता है कि लाहौर के अंदर आगे भविष्य के अंदर हम लोग जरूर जो है वो बैठ के नाश्ता करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर एक सरप्राइजिंग विजिट हुई थी। कब? दिसंबर 2015 के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कई सारी सरप्राइजिंग विजिट की है। आगे अगर हम लोग देखें फ्यूचर के अंदर कौन कौन से विजिट्स अभी बाकी हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो विजिट करने वाले हैं। सामोआ एक आइलैंड कंट्री है, वहां पर रशिया के अंदर, लाओस के अंदर, अजरबैजान के अंदर, ब्राजील के अंदर, ये सभी विजिट जो है वो होने वाली है। अब इस विजिट के अंदर आप लोग एक कंट्री को और ऐड कर लीजिएगा और वो है यूक्रेन। 23 और 24 अगस्त को पीएम मोदी जो है वो यूक्रेन को विजिट करने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई में यूक्रेन जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए यूक्रेन, रशिया एक ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वीट का प्रोडक्शन करते हैं। यहां पर फूड ग्रेन जो है वो जबरदस्त होता है, इसलिए जब फूड ग्रेन श्रीलंका के अंदर आना बंद हुआ तो श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस होना शुरू हुआ। इस बात से श्रीलंका को यह समझ में आ गया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि फूड ग्रेन्स को लेकर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जबकि श्रीलंका जो था वो यूक्रेन के ऊपर डिपेंड था। इसलिए श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस मतलब फूड के जो दाम थे वो काफी ज्यादा हाइक पर पहुंचे और वहां पर इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा पहुंच चुकी थी। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बिफोर 1991 और आफ्टर 1991 मतलब जो यूएसएसआर का विघटन हुआ था, वो टूटा था, तो उसके बाद में कई सारे कंट्रीज जो थे वो अस्तित्व के अंदर आए थे और उनमें से एक कंट्री कौन सा था? यूक्रेन था, जो कि 1991 में 24 अगस्त को 1991 में यूक्रेन जो है वो अस्तित्व में आया था। लेकिन एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वो बिटवीन रशिया और यूक्रेन के बीच में बनी हुई थी और वो था क्रीमिया। क्रीमिया को 2014 के अंदर एनेक्स कर लिया था। किसने? रशिया ने एनेक्स कर लिया था और आज भी जो है वो किसका अधिकार है? रशिया का अधिकार है। यहां पर पिंक, ये जो आप लोग देख रहे हैं टेरिटरी, यहां पर रशिया ने अपना अधिकार जो है वो कर रखा है। लेकिन देखिए एक बात तो हम लोग कहेंगे कि जैसे बीजिंग ओलंपिक खत्म हुए थे उसके बाद में रशिया ने इन्वेड किया था किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। लेकिन आज तक जो है वो रशिया ने जबरदस्त बमबारी वहां पर नहीं की है। वो चाहता है कि इस युद्ध को बहुत लंबा जो है वो खींचा जाए
ताकि हम लोग देख सके कि पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो कि इस युद्ध के अंदर, इस वॉर के अंदर आकर कूदते हैं और रशिया जो है उन सबको लपेटना चाहता है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 4 साल चले थे और ये युद्ध जो है वो 3 साल चल चुका है, लेकिन चौथे साल मतलब 2025 के अंदर ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये वर्ल्ड वॉर है। लेकिन क्या वाकई में यूक्रेन जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर स्टडी करते हैं, खास तौर पर अभी स्मॉल मतलब बहुत छोटा कंट्री है बट वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी लिव्स इन यूक्रेन, कंपोज्ड मोस्टली ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स, और स्टूडेंट जो है वहां पर रहते हैं। खास तौर पर 18,000 इंडियन स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और वो फील्ड कर रहे हैं, मतलब किस फील्ड के अंदर? मेडिसिन के अंदर। खास तौर पर एमबीबीएस करने के लिए वो जाते हैं। लेकिन जो एमबीबीएस करने के लिए स्टूडेंट गए हुए थे यूक्रेन के अंदर, जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर होता है तो भारत के द्वारा एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। हमने वहां से जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको बाहर निकाला और इंडिया के अंदर वापस लेके आए। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, चेहरों के ऊपर खुशी आप लोग देख रहे हैं, ये इंडिया में लौटने की खुशी है। और जिस ऑपरेशन के तहत ये आए थे वो था ऑपरेशन गंगा। तो देखिए, अब यूक्रेन के अंदर बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स रह चुके हैं। लेकिन फिर आप लोग एक क्वेश्चन रेज ये करेंगे कि जब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहां पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो फिर पीएम मोदी वहां पर विजिट क्यों कर रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी उन सर्कमस्टांसेस में विजिट करेंगे जहां पर वो रशिया से ऑलरेडी कोऑर्डिनेट करके फिर वहां पर पहुंचेंगे। मतलब रशिया से कहेंगे कि भाई थोड़े दिन के लिए बमबारी जो है वो रोक दीजिए, हम वहां पर जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे, हो सकता है कि हमारी बातचीत से, मध्यस्थता से जो है वो ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए। तो यहां पर रशिया के साथ में कोऑर्डिनेट करके फिर इंडिया जो है वहां पर पहुंचेगा। क्योंकि इससे पहले कई सारे विजिट हो चुकी हैं, जो बाइडेन वहां पर जा चुके हैं, है ना, जस्टिन ट्रूडियो जा चुके हैं, बहुत सारे जो पीएम हैं वहां पर यूक्रेन के अंदर विजिट कर चुके हैं। तो यूक्रेन सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, हमारा स्टैंड क्या होगा? आज मान लीजिए कि कोई दो लोग झगड़ रहे हैं, तो हम स्टैंड किसकी तरफ लेंगे, किस व्यक्ति की तरफ हम लोग जाएंगे? इस बात को हम लोग तब जस्टिफाई कर सकते हैं जब हमारा कभी झगड़ा हो और वो अगला व्यक्ति जो है वो कभी हमारे पक्ष में होता हो, तभी हम लोग उसके पक्ष में जाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूक्रेन का क्या विचार है? यूक्रेन ये कहता है कि जम्मू कश्मीर वाकई में इंडिया की टेरिटरी है, और वो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको भी वो एग्री करता है। इसलिए यूक्रेन जो है वो भारत के पक्ष में है और उसने यूएन के स्ट्रक्चर जो बॉडी है इसमें भी रिफॉर्म की कई बार बात की है। आप लोग को पता है कि यूएन के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको लेकर कई बार ये बातचीत हो चुकी है कि इनको बदला जाए, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनके लिए भी, इनमें से कई जो कंट्रीज है इनको स्थायी सीट जो है, परमानेंट सीट जो है वो यूएन के अंदर दी जाए, खासतौर पर भारत के लिए भी। तो यूक्रेन जो है वो इस बात का समर्थक है। इन 2005 द प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, अब देखिए हम लोग अगर स्पेस सेक्टर के अंदर देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मतलब लॉन्च सेंटर जो है, लार्जेस्ट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कहां पर स्थित है? यूक्रेन के अंदर स्थित है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने 2005 के अंदर विजिट किया था यूक्रेन के अंदर, और इसरो के साथ में बेसिकली क्या किया था, एक पैक्ट जो है वो साइन किया था यूक्रेन ने। तो बेसिकली स्पेस जो टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसके अंदर यूक्रेन काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे कोई खास है उसके साथ में ट्रेड नहीं है। मतलब अगर भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो यूक्रेन हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, फिर भी हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो चुपचाप न्यूट्रल होकर जो है वो अपना काम करता है। इसलिए हम लोग हमेशा यूक्रेन की तरफ जो है वो हमेशा जाते हैं कि ठीक है, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। चलिए, आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आप लोग के साथ में है, एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, नाबार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसीज आप लोग के पास में है। तो इसीलिए अगर आप लोग उनके अंदर जीके के पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, उसके अंदर स्कोर करना चाहते हैं, तो 10,000 एमसीक्यू के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जो है तमाम सब्जेक्ट करने वाले हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोग को टेलीग्राम के ऊपर करवाई जाएगी। हम लोग लाइव सेशन लेंगे ऐप के ऊपर, और लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर हमारा पूरा बैच जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कूपन कोड 10,000 यूज कीजिएगा, जिसकी मदद से आप लोग को एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐप को आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक बार एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले खाली करने की जरूरत है, ताकि वहां पर इनोवेटिव आइडियाज आ सके और आपकी पढ़ाई जबरदस्त हो सके। इसलिए आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू,
जय हिंद।